Assalamu alaikum beta. Now in today's lecture we are going to study one of the most important topic of O levels chemistry, and that is chemical calculations. Now काफ़ी सारे स्टूडेंट्स विच आर गिविंग अक्टूबर नवंबर एग्ज़ाम्स, ठीक है, आप में से काफ़ियों की जो है वो रिक्वेस्ट आई थी कि जी इस टॉपिक पे जो है वो लेक्चर होना चाहिए. सो टुडे आई एम मेकिंग अ लेक्चर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड वी विल ट्राई टू कवर द होल टॉपिक एंड विल ट्राई टू सॉल्व सम पास पेपर क्वेश्चंस एज वेल. एंड देन फिर आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करूँगा जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. उस लिंक you can find the link in the description of this video, right? So just try to solve the questions on your own, and if you have any questions you can ask me later on, right? So let's just start with today's lecture. But before starting the lecture, I want all of you to do a very important thing, and that is kindly subscribe the channel and hit the bell icon, right? So I need all of you to subscribe the channel. And let's just start with the topic, right? So chemical calculations. Now topic को start करने से पहले कुछ basic चीज़ें हैं जो मैं आपसे discuss करना चाह रहा हूँ, जो कि mostly मतलब हमें मालूम तो होती हैं, definitions मालूम होती हैं, but proper idea जो है वो हमें उसका clear नहीं होता. कुछ चीज़ें obviously आपको मालूम होंगी. I just want कि हम थोड़ा सा ज़रा उनको recall कर लें ताकि हमारे जहन में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है, ठीक है. तो इसलिए बेहतर ये है कि हम उनको एक दफ़ा डिस्कस कर लें. मे बी यू थिंक कि ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, बट सम ऑफ़ यू विल गेट हेल्प फ्रॉम दीज थिंग्स, राइट. सो हम पहले जो है वो ज़रा इन बेसिक टर्म्स को, इन दीज टर्म्स आर कि जी एलिमेंट क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, पार्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं. तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो मैं स्टार्ट में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, राइट. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट क्या होता है. ठीक है जी. तो इफ़ वी जस्ट डिस्क्राइब एलिमेंट, व्हाट इज़ एन एलिमेंट. एलिमेंट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, पहले तो जस्ट इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन into any simpler substance by any chemical method. And by chemical method we mean chemical reaction, ठीक है जी. By chemical method we mean chemical reaction. So what we are saying, an element is a substance, it is the simplest substance. आप इसको किसी chemical reaction के through further किसी simpler substance में convert नहीं कर सकते, ठीक है. तो ऐसा कोई substance जो किसी chemical reaction के through further किसी simpler substance में convert ना हो सके, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या नाम देंगे, एलिमेंट. फॉर एग्जांपल, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं. लेट से मैं कहता हूँ कि जी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या है, CO2. आपने इस पर कोई केमिकल रिएक्शन किया, लेट से आपने इसको हीट किया, कुछ भी किया, और ये ब्रेक डाउन हो गया इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है जी. इट ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन. नाउ कार्बन, यहाँ से लेट से हमें कार्बन मिला. अब बिकॉज ये फर्दर ब्रेक डाउन हुआ है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एन एलिमेंट. ये तो पता लग गया हमें कि दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एन एलिमेंट, क्योंकि ये फर्दर ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है. आपने केमिकल रिएक्शन किया, दिस फर्दर ब्रेक डाउन इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन. अब अगर हम कार्बन को फर्दर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें, लेट्स से आप कोई भी केमिकल मेथड कर लें, कुछ भी कर लें, इट डज नॉट फर्दर ब्रेक्स डाउन, ठीक है. ये आगे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होगा. तो दैट मीन्स कार्बन इज़ एन एलिमेंट. कार्बन जो है ये क्या कहलाएगा, ये सिंपलर सब्सटेंस है. इससे मज़ीद सिंपलर सब्सटेंस आपको किसी केमिकल रिएक्शन से नहीं मिलेगा, ठीक है. तो कार्बन इज़ एन एलिमेंट. तो ये तो जस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन हो गई. आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस विद यू इज़ व्हाट इज़ एन एटम, ठीक है. सो व्हाट इज़ एन एटम. सो एटम की डेफिनेशन भी आप सबको क्लियर होगी, व्हाट इज़ एन एटम. हम पहले ज़रा एक दफ़ा डेफिनेशन लिखते हैं. दिस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट
of an element, right? So it is the small, हम पहले element को define कर चुके हैं. Now atom is the smallest unit of an element having the properties of the element. This is one way of describing it. There is another way and I'll tell you that as well. So it is the smallest unit of element having the properties of an element, right? So basically what we are saying that this is the smallest unit of an element which has the properties of an element. यानी इससे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो उसमें एलिमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी. फॉर एग्जांपल हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से वी से कि जी वी हैव कार्बन एंड वी हैव 100 एटम्स ऑफ कार्बन, 100 atoms of carbon. So these all atoms are they are representing carbon. Now if we have only one atom of carbon, let's say अगर 100 की जगह पे if we have only one atom, still ये कार्बन की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ से मतलब this will behave just like the other atoms of carbon. It will react with oxygen, it will react with hydrogen in the same way. And if we break this one atom, now आप ये कह सकते हैं कि इसको जब ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलेंगे एंड these electrons or protons they are not representing the element. ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट का हो सकता है. कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सबके एक जैसे ही होते हैं. ठीक है, तो सबके इलेक्ट्रॉन का मास एक जैसा होता है, सबके प्रोटॉन का मास एक जैसा होता है. सो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, या आप कह लेंगे इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट. इससे जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनमें एलिमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ या वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते. ठीक है, तो अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग एटम विच आई लाइक मोस्ट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट which can represent an element in a chemical reaction, right? We can describe atom in that way as well, that it is the smallest unit which can represent an element in a chemical reaction. यानी वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो किसी एलिमेंट को किसी रिएक्शन में रिप्रेजेंट कर सके. ठीक है, तो दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल वुड बी एटम. फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जी लेट्स से वी हैव अ रिएक्शन इन विच कार्बन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड. Now if we have only one atom of carbon, let's just say that we have only one atom of carbon, it will react with the oxygen and will make one molecule of carbon dioxide, right? But if we break this one atom, then no reaction will happen. So an atom is the smallest particle that can take part in a chemical reaction on behalf of an element. इससे छोटा पार्टिकल होगा तो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा. सो बेसिकली एटम रिप्रेजेंट एलिमेंट. एटम जो है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, जिस तरह मैं इसकी एक सर एग्जाम्पल अपनी क्लास में देता हूँ, लाइक स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट देयर क्लास. ऑलराइट, सपोज वी हैव 3 different classes, let's say business class, science class and arts class, right? So the students of business class, they represent their class. The students of science class, they represent science class. Alright, just like the atoms of carbon, they represent carbon element. The atoms of nitrogen, they represent nitrogen element. So element is represented by atoms, like a class is represented by its students. तो जस्ट सिंपली आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं. ठीक है, तो एटम्स जो हैं वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. ठीक है, जैसे आप यूँ कह लें कि किसी मैच में प्लेयर्स जो हैं वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल एटम्स दे रिप्रेजेंट एलिमेंट. तो आई होप ये डेफिनेशन कुछ क्लियर हो गई होगी कि एटम्स दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटेटर्स ऑफ एलिमेंट. ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. तो अगर एक भी एटम है तो केमिकल रिएक्शन होगा, बट अगर उसको भी आपने ब्रेक कर दिया तो अब रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है, बट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एटम्स. कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो यानी जिनकी रिप्रेजेंटेशन एटम्स से नहीं होती. ठीक है,
उनकी रिप्रेजेंटेशन एक और टाइप के पार्टिकल से होती है, ठीक। तो यहाँ से ज़रा हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में देख लेते हैं अब कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, मोस्टली एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एटम्स, मोस्टली एलिमेंट्स आर represented by elements ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, एटम्स आर रिप्रेजेंट, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट, मोस्टली एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एटम्स, सॉरी। So mostly elements are represented by atoms, but there are certain atoms, but there are certain elements which are represented by molecules, ठीक है जी। मोस्टली एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एटम्स, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट। नाउ व्हाट आर एलिमेंट्स, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स दे आर जस्ट पार्टिकल्स, ठीक। तो ये भी ध्यान में रखें कि ये जस्ट हम डिफरेंट पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल यूनिट, ठीक है। तो अब ये दूसरी टाइप का पार्टिकल आ गया आपके पास, ये भी ज़रा हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि अब तक हम पार्टिकल्स में कौन कौन से पार्टिकल देख लिए हमने। पार्टिकल्स, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक तो हमने देख लिया एटम इज अ टाइप ऑफ पार्टिकल, और मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल, राइट। सो लेट्स जस्ट फर्स्ट डिफाइन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देन हम फिर देखते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं which are represented by molecules in their chemical reactions, not by atoms, right? So let's just first define molecule. What is a molecule? So what is a molecule? Right, so the definition of molecule is that it is a group of two or more atoms. It is a group of two or more atoms chemically combined together. Chemically combined together means when two or more atoms, when they do a chemical reaction with each other, they form molecule. Chemical combined together means कि उनके एटम्स के दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। सो व्हेन टू और मोर एटम्स केमिकली कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ हाइड्रोजन एटम and we have another hydrogen atom, and these two hydrogen atoms, they do a chemical reaction and they form H2. Now this H2 is a chemical is a molecule, और हम इसको simply ऐसे represent कर सकते हैं कि these two hydrogen atoms, they are combined through a bond, ठीक है। You all know this thing that this represent a chemical bond, right? So ये आपके पास बन गया H2 hydrogen molecule. Or let's say that we have a carbon and we have two oxygens and they combine to form carbon dioxide, जिसका structure क्या है, carbon is making a double bond with one oxygen and a double bond with another oxygen. So this is another molecule. Now these two are different type of molecules. If you just look at these two molecules, these are two different type of molecule. This is known as homonuclear molecule. A molecule which is made up of same type of atoms. A molecule which is made up of same type of atoms is known as homonuclear molecule, and this one is heteronuclear molecule. Heteronuclear molecule because it is made up of different type of atoms, right? So we can have a homonuclear molecule or we can have a heteronuclear molecule. All right, so what is molecule? ये आपको definition हमने discuss कर ली कि what is a molecule, and then we have seen that there are two different type of molecules, a homonuclear molecule or a heteronuclear molecule. All right, now homonuclear molecules, they represent elements. This is what you have to remember, that homonuclear molecules, they represent elements.
homonuclear molecules represent element, right? So if a molecule is made up of same type of atoms, it will represent an element, not a compound. And what is compound? We'll look the definition of compound as well. But right now what we are saying, that if a molecule is made up of same type of atoms, it will represent an element, right? So let's just see some examples of homonuclear molecules. For example, we have, let's say we have hydrogen molecule H2. It is made up of two atoms of hydrogen. Oxygen molecule, nitrogen molecule, fluorine molecule, chlorine molecule, bromine molecule, iodine molecule, right? So these are homonuclear molecules made up of same type of atoms. These are few examples of homonuclear molecules, right? And you have to remember that these are known as diatomic molecules because they are made up of same type of atoms. As they are made up of same type of atoms, we call them diatomic molecules. And you have to remember these diatomic molecules. These are the only diatomic molecules: hydrogen, oxygen, nitrogen, right? Hydrogen does not belongs to any group, oxygen from group 6, nitrogen from group 5, and then this is group 7, all the elements of group 7: fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. These are all diatomic molecules. Okay, so you have to remember these whenever we are doing the reaction of these elements, right? We have to write them in diatomic form. ये चीज़ ध्यान में रखिएगा. When we are writing a chemical reaction, when these elements are not combined with any other element, we will write them in diatomic form. ठीक है, तो ये इनकी diatomic form है. Then we have triatomic molecules as well. For example, oxygen can form a diatomic molecule and it can form triatomic molecule as well. Ozone, O3, right? So this is an example of triatomic, but for now you just have to remember these diatomic molecules. ठीक है, this is the important one. ये आपने ज़्यादा important ध्यान में रखना है. This is ozone. All right. So homonuclear molecules, they represent element. Whenever we have a homonuclear molecule, a molecule which is made up of only a molecule which is made up of same type of atoms, it will represent element. And heteronuclear molecules, they represent compound. Heteronuclear molecules, heteronuclear molecules represent compound, right? So homonuclear molecule represent element and heteronuclear molecule represent compound. So first we will describe what is a compound. Let's just write the definition of compound. So what is a compound? A substance containing two or more element. Substance containing two or more elements chemically combined together. Chemically combined together. Two or more different elements, right? Combined together. So when two or more elements are chemically combined together, then we call it a compound. For example, carbon combines with oxygen, carbon dioxide compound. Let's say अगर हम इसकी examples की बात करते हैं, carbon dioxide is a compound, water is a compound, methane is a compound, ethane is a compound, glucose is a compound. So these are all made up of different type of elements chemically combined together, and these compounds are represented by their molecules, right? These compounds, they are represented by molecules because they are made up of different type of atoms. So we can say that these compounds are represented by molecules in their reactions. So the smallest unit of a compound is a molecule.
जैसे smallest unit of an element was atom, smallest unit of a compound is molecule. This is another important thing which you have to remember, that the smallest unit of a compound is molecule. The smallest unit of a compound is molecule, and molecule is made up of atoms, right? Smallest unit of a compound is molecule, and molecule is made up of atom. So let's say if I say that glucose, the smallest unit of glucose is this molecule of glucose, and this molecule of glucose is C6H12O6, right? So we have this one molecule of glucose, and if I say that how many carbon atoms are present in one molecule of glucose, so what would be your answer? 6 atoms of, it is made up of 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen, and 6 atoms of oxygen. So one molecule of glucose, a single molecule of glucose, is made up of 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen, and 6 atoms of oxygen. Alright, so just remember this thing, that compounds are represented by molecules and molecules are made up of atoms. ये आगे चल के ज़रा हमारी बात, ये हम जब आगे कैलकुलेशंस करेंगे उसमें इस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे. तो आई जस्ट वांट कि आप सबको ये चीज़ अभी से क्लियर हो कि कंपाउंड और एलिमेंट क्या डिफरेंस है. एलिमेंट्स दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बट वो मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होंगे. कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूल्स, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, राइट? सो अच्छा, नाउ देयर आर another type of compound which are not represented by molecules. Compounds are basically, there are two different type of compounds. ये भी चले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? आपने बॉन्डिंग पढ़ी हुई है, so you all must have this idea that there are two different type of compounds. Compounds भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है? We have either we have an ionic compound or a covalent compound. Ionic compound or a covalent compound. A covalent compound is represented by a molecule, which is formed by sharing of electron, right? So a covalent compound is represented by molecules. जो अब तक हमने बात किया, covalent compound is represented by molecule, but an ionic compound is represented by, it is represented by ions, right? It is represented by ions. So a covalent compound is represented by a molecule, and an ionic compound is represented by ions. For example, because ionic compound is formed from ions, so let's say if we have a compound NaCl, let's just take an example of NaCl. So NaCl, it is made up of sodium ions and chloride ions. So if I ask you that how many sodium ions are present in one formula unit, in this one formula unit, this is the formula unit of sodium chloride. So how many sodium ions? It is made up of one sodium ion and one chloride ion, right? Let's say we have suppose magnesium bromide, MgBr2. So it has one magnesium ion and two bromide ions, right? One magnesium ions and two bromide ions. So how many total ions are present in one formula unit of magnesium bromide? Total there are 3 ions. Total 3 ions are present. One magnesium ion and two bromide ions. In one formula unit of sodium chloride, there are total 2 ions. Right? So an ionic compound is represented by ions and a covalent compound is represented by molecule. तो आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी. ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमने क्लियर कर ली, ठीक है? पार्टिकल्स देख लें हमने, पार्टिकल्स डिफरेंट टाइप के देख लिए. एटम्स, पार्टिकल्स कुड बी आइदर एटम्स और पार्टिकल्स कुड बी मॉलिक्यूल्स, और तीसरी टाइप क्या आ गई हमारे पास पार्टिकल्स की? इट कुड बी आइदर आयंस. पार्टिकल्स कुड बी आयंस, ठीक है जी? तो ये तो हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात कर ली जो कि
यूँ समझ लें कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, कुछ और बेसिक टर्म्स हैं जो कि अब कैलकुलेशन से रिलेटेड टर्म्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमने ये एटम्स मॉलिक्यूल्स को डिस्क्राइब कर लिया, आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी सबको, ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास, दैट इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है जी, एटॉमिक मास। एंड व्हाट इज एटॉमिक मास? I hope everyone knows what is atomic mass. It is the sum of protons plus neutrons present in an atom. Sum of protons and neutrons present in an atom. ठीक है जी, sum of protons and neutrons present in an atom. This is known as atomic mass. The sum of protons and neutrons present in an atom. And atomic mass you can look it into the periodic table. Periodic table से आपको atomic masses जो है वो मिल जाएंगे. Let's say that we have this periodic table here. So this is the periodic table you will get in your paper, right? So atomic mass is mentioned on the bottom side of the symbol, right? This is atomic mass. For example, the atomic mass of boron is 11. The atomic mass of carbon is 12. The atomic mass of cadmium is 112, and it is the sum of protons and neutrons. So it has total 112 protons and neutrons, and as atomic number represents the number of protons, so we can find the number of neutrons by subtracting atomic mass from atomic number. So this you all have the idea that how to find the protons, electrons and neutrons. ठीक है जी, so atomic mass ये तो सबको clear होगा. Atomic mass is the sum of protons and neutrons. All right. Now the next term which I want to discuss with you is relative atomic mass. अक्सर ये definition आपको मिलेगी पेपर के अंदर. Define relative atomic mass. ठीक है जी, what is relative atomic mass? जी, तो relative atomic mass, it is the average mass of one atom of an element, when compared with 1/12 the mass of one atom of carbon 12. ठीक है जी, तो अब ये डेफिनेशन क्या बता रही है हमें, दैट इट इज़ द एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. बिकॉज एटम के आइसोटोप्स होते हैं, तो आपने तमाम आइसोटोप्स का एवरेज मास ले लिया, ठीक है. सो वी हैव द एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. Carbon 12, why we are saying carbon 12? Because carbon के भी isotopes होते हैं, so we are discussing that isotope whose mass is 12. So we have to compare the average mass of atom with 1/12 the mass of one atom of carbon 12. Carbon 12 के एक एटम के 12th part के साथ we have to compare. Let's say I'm saying that what is the by the way, the relative atomic mass unit is AR. A subscript R. This is the symbol of relative atomic mass. ठीक है. So let's say if they ask us okay, what is the relative atomic mass of magnesium? ठीक है. So relative atomic mass of magnesium. So the average mass of magnesium is 24. ठीक है. And atomic mass, the unit of atomic mass is AMU. Atomic mass unit. This is the unit of atomic mass. The unit of atomic mass is the unit of atomic mass is AMU, right? Atomic mass unit. So let's say the average mass of magnesium is 24 AMU, and we have to compare it
दे आर आस्किंग अस फॉर द रिलेटिव एटॉमिक मास. सो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? बाय कंपेयरिंग विद 1/12. तो बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास इट इज़ अ रेशो. ये ध्यान में रखें, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? इट इज़ अ रेशो. ये रेशो है, किस चीज़ का रेशो है? एटम के एवरेज मास का with 1/12 the mass of one atom of carbon 12. Now you just have to think what would be 1/12 the mass of one atom of carbon 12. Carbon 12 का मास क्या है? What is the mass of carbon 12? 12. 12 का 1/12 क्या होगा? What would be 1/12 of 12? Obviously it would be 1. So we are just comparing it with 1. The relative atomic mass is just comparison of the average mass of an atom with 1 AMU, because 1/12 the mass of one atom of carbon 12 is 1 AMU. तो you just have to compare the average mass of an atom, यानी इस पूरी लाइन की जगह पे हम ये भी लिख सकते थे कि the average mass of an atom of an element when compared with 1 AMU, because 1/12 the mass of one atom of carbon 12 is 1 AMU. हमने कैलकुलेट करके देख लिया, कार्बन 12 के एक एटम का 12th पार्ट क्या है? 1 AMU. तो आपने जस्ट इसको 1 AMU से कंपेयर किया and what would we get? The answer would be 24. ठीक है, and the only difference would be the unit. AMU cancel, so there will be no unit. So the important thing about relative atomic mass is that it has no unit, and that's why you never write the unit of relative atomic mass. In O levels we never use the unit AMU, because we are taking the values in AR, relative atomic mass. So relative atomic mass is relative atomic mass is a ratio of two masses, and when we are comparing two masses, that means it would have no unit. इसका कोई unit नहीं होगा. ठीक है. In a similar way, you can calculate relative molecular mass. Relative atomic mass element का होगा, and relative molecular mass किसका होगा? Compound का होगा. ठीक है. तो ये तो हो गया relative atomic mass, and we can also calculate relative molecular mass, right? So relative molecular mass is just the average mass of a molecule when compared with 1/12 the mass of one atom of carbon 12. तो सेम वही आप कह लें पूरी डेफिनेशन है, सिवाय एटम के, यानी जिस तरह आपने यहाँ डेफिनेशन में क्या किया कि एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, तो हम कहेंगे दी एवरेज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड when compared with, ठीक है, one molecule of a compound. Relative molecular mass में definition ये हो जाएगी. तो I hope you all get the idea, and the symbol is MR, right? So let's just say they ask you for the relative molecular mass of carbon dioxide. So I hope everyone knows the idea how to calculate the relative molecular mass, but just for those students के जिनको idea नहीं है how to calculate the relative molecular mass, I'll just solve few question here. You just have to look the atomic mass of each element. For example, the atomic mass of carbon is, you can just look into the periodic table. The atomic mass of carbon is 12. And how many atoms of carbon here? 1. So multiply with the number of atoms. 12 multiply by 1. ये तो हो गया कार्बन का मास. ठीक है जी, this is the mass of carbon. अब नेक्स्ट आइटम क्या है? ऑक्सीजन. तो इसका मास इसमें ऐड हो जाएगा प्लस. Now the next item is oxygen. So oxygen का atomic mass आप periodic table से देखेंगे, that is 16 multiply by कितने atoms हैं? 2. 16 multiply by 2, ये हो गया oxygen. ठीक है जी, this is oxygen. तो carbon 12 एक ही atom था, that's why multiply by 1. Oxygen 16 multiply by 2. Now if we solve this part, so it would become 12 multiply by 1, 12 plus 16 2s are 32. So the answer would be 44. This is the relative molecular mass of carbon dioxide. Same इसी तरीके से let's say if they ask for the relative molecular mass of suppose hydrazine, the formula of hydrazine is N2H4. N2H4. Now the atomic mass of nitrogen is 14, right? The atomic mass of nitrogen is 14 multiply by how many atoms of nitrogen do we have? 2, right? ये हो गया आपके पास नाइट्रोजन का पार्ट आपने कर लिया. दिस इज नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 multiply by 4. This is हाइड्रोजन पार्ट, राइट. इनको आपने सॉल्व किया
14 2s are 28 plus 4 1s are 4, that is 32. So the relative molecular mass of hydrazine, by the way, this is hydrazine. So the relative molecular mass of hydrazine is 32, right? So I hope everyone got this idea what is how to calculate the relative molecular mass. Another term which can come up in the question paper is relative formula mass. Just it is just same as relative molecular mass, just थोड़ा सा समझ लें. Relative formula mass, right? So what is relative formula mass? Basically it is a mass of an ionic compound, right? ये आप सेम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जिस तरह से आपने relative molecular mass कैलकुलेट किया है. Relative molecular mass, this is for covalent compounds, and relative formula mass because ionic compound के molecules नहीं होते, ठीक है, तो इनके लिए ionic compounds के लिए हम term क्या use करते हैं, relative formula mass. So this is for ionic compounds. Basically this term you can use for any either ionic or covalent, but relative molecular mass is just for covalent compound, ionic compound. So ionic compounds के लिए हम term क्या use करते हैं, formula mass. Calculate वैसे ही होगा. Suppose we have copper sulfate. Let's say they ask us to calculate the mass of copper to sulfate. What is the relative formula mass of copper to sulfate? So I hope all of you have the idea that what is the formula of copper to sulfate, CuSO4, right? So in this formula, copper ka mass, you'll look into the periodic table, that is 64. ठीक है जी, here you can look, this is copper, where is copper, यहाँ पे ये रहा copper, और इसका मास कितना है 64, ठीक है जी. तो copper का मास 64 plus how many coppers do we have, only one, तो multiply by 1. So this is copper plus sulfur. sulfur का atomic mass है 32, sulfur 32. How many sulfur do we have, only one, 32 multiply by 1, and this is sulfur plus oxygen. Oxygen का atomic mass 16 multiply by 4. So this is oxygen. All right, so 64 plus 32 plus 16 fours are 64. So this is 64, and then we can just simply solve this. आपने just simply इनको add कर लिया, 64 plus 32 plus 64, that is 160. ठीक है जी, so that is 160. This is the relative formula mass of copper sulfate. So now I think that all of you have this idea. ठीक है, ये आपने हमने कुछ basic terms अब तक discuss की हैं, atom, element, compound. How many different type of particles can we have? We could have atoms. If we are talking about element, particle would be atom. The smallest unit would be atom. If we are talking about compound, the smallest unit would be either molecule or ion. Okay, this is just the most important thing which I want you to take from this lecture is that when we are talking about element, when we are talking about element, the smallest unit could either be atom or molecule, and molecule is made up of atom. And if we are talking about compound, the smallest unit could be either ions. If it is an ionic compound, the smallest unit would be ions, and if it is a covalent compound, then smallest unit would be molecule, which is again made up of atoms. ठीक है, तो this is the most important thing. This is the idea you have to have in your mind. ठीक है, so up to now we have discussed the definitions and some important concepts. Now in next lecture we'll start
दी केमिकल कैलकुलेशंस प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ तक तो जस्ट हमने बैकग्राउंड अपना जो है वो बना लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन से, देन वी विल लुक इनटू कि व्हाट इज़ मोल, मोल क्या होता है, एंड देन फिर हम जो सिंपल कन्वर्जन्स है, मोलर कन्वर्जन्स है, वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can ask me in the comment section, ठीक है। and do subscribe the channel, hit the bell icon, and आगे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, लेक्चर शेयर करें, ठीक है। और कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वील कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी आर एंडिंग दिस लेक्चर। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़।